नमस्कार, मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव का खास वीकली एनालिटिकल शो नक्सल नामा। इस खास साप्ताहिक शो में हम बीते कुछ हफ्तों से आपको लगातार माओवादियों से जुड़ी तमाम गतिविधियों की जानकारी दे रहे हैं। सप्ताह भर में माओवादी किन किन घटनाओं को अंजाम देते हैं, कहां कहां पर उनकी आतंकी वारदात दिखाई देती है, कहां पर माओवादियों से जुड़ी छोटी से छोटी भी खबर सामने आती है, उन सभी खबरों को हम इस साप्ताहिक एपिसोड में, साप्ताहिक शो में आपके सामने रखते हैं। इन सब के अलावा जो काउंटर प्लान्स बनते हैं सुरक्षा बलों की तरफ से, सरकार क्या नई नीति लाती है माओवादियों को खत्म करने के लिए, माओवाद उन्मूलन के लिए सरकार की क्या नई रणनीति बनती है, सुरक्षा बलों ने कहां पर ऑपरेशन चलाए हैं, कहां पर माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है, इन सभी विषयों पर हम इस साप्ताहिक शो में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नक्सलनामा। माओवादियों के सबसे बड़े गढ़ छत्तीसगढ़ में माओवादी आतंकवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सुरक्षा बल, भूपेश बघेल की सरकार और प्रशासन तमाम तरह के दावे कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ माओवादियों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। पूरे प्रदेश में जैसे माओवादियों का आतंक छाया हुआ है। जितने भी जो क्षेत्र हैं जो माओवाद से प्रभावित है, वहाँ पर लोग डरे सहमे से रह रहे हैं और अपने घरों से निकलना उनके लिए दूभर हो गया है। तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन और पुलिस का भय माओवादियों के अंदर से निकल चुका है। इसके अलावा जिस तरह से शासन ने ढीला रवैया अपनाया है, सरकार की तरफ से कोई ठोस नीति नहीं दिखाई दे रही है, इसको देखते हुए भी लग रहा है कि माओवादियों के जोश और हौसले बुलंद पर है। दरअसल यदि हम सिर्फ बीते एक सप्ताह की घटनाओं को देखें तो छत्तीसगढ़ के माओवाद से प्रभावित क्षेत्र में माओवादियों ने 6 लोगों की हत्या कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार माओवादियों की तरफ से किए गए इन हत्याओं में कुछ उनके अपने आतंकी संगठन के लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा यदि बीते 11-12 दिनों की बात करें तो माओवादियों ने छत्तीसगढ़ के तमाम माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 9 लोगों की हत्या की है। इसमें से 8 लोगों की हत्या बस्तर के क्षेत्र में हुई है, बस्तर संभाग में हुई है, और वहीं एक अन्य युवक की हत्या माओवादियों ने माओवाद से प्रभावित क्षेत्र राजनांदगांव जिले में की है। इन तमाम आतंकी गतिविधियों के बाद जो इससे जुड़े क्षेत्र हैं या जहाँ पे इन घटनाओं को माओवादियों ने अंजाम दिया है, उससे जुड़े आसपास के गाँव में भय का माहौल व्याप्त हो चुका है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं और इस विषय पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। एक तरफ जहां पे शासन बात कर रहा है कि माओवादियों का आतंक बस्तर क्षेत्र में कम हो रहा है, शासन तमाम तरह के दावे कर रहा है कि बस्तर में माओवादी कमज़ोर हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी जानकारियां आ रही हैं कि बस्तर में लगातार माओवादी आतंकी संगठन नए कैडरों की भर्ती भी कर रहा है। इन सब के अलावा जो ऐसे मैंने हत्याओं की बात की, जो माओवादियों ने हत्याएं की है, उसमें जो एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि बीजापुर में ही माओवादियों ने बीते सप्ताह, यदि हम इस सप्ताह के शुरुआत की बात करें तो वहाँ पे माओवादियों ने पहले 3 लोगों की हत्या की। इन तीनों लोगों को माओवादियों ने अपने फर्जी जनताना अदालत, जिसे माओवादी कहते हैं कि वो जनता का अदालत है, और यह कोई जनता का अदालत नहीं होता। यहाँ पे माओवादी जो इच्छा होती है माओवादी संगठन की, वही निर्णय होता है, और ये माओ तंत्र होता है, जैसा कि किसी भी कम्युनिस्ट शासन में, कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप में होता है कि जो डिक्टेटर चाहता है वही होता है। वो कोई जनता का उसमें कोई योगदान नहीं होता, या जनता की उसमें कोई सहभागिता नहीं होती। उसे सिर्फ जनता को डराने के लिए जनता को वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और उसे माओवादी जनताना अदालत कहते हैं, और उसके बीच में सभी जो आम ग्रामीण हैं उनके मन में भय का माहौल डालने के लिए उनके बीच में माओवादी हत्या करते हैं और इसे वो जनताना अदालत का फैसला बताते हैं। ऐसे ही एक फर्जी जनताना अदालत को लगाकर माओवादियों ने 3 ग्रामीणों की हत्या की।
बाद में यह जानकारी निकल कर आई कि उसमें जो 2 लोगों की हत्या की, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं, वो दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था और वो दोनों माओवाद की खोखली विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होना चाहते थे और वो अपनी जो आगे की ज़िंदगी थी वो साथ में बिताना चाहते, माओवादी आतंकी संगठन में नहीं रहना चाहते थे। उनकी इस बात की जानकारी माओवादी संगठन को लगी और उन्होंने उन्हें अपने फर्जी जनताना अदालत के बीच में खड़ा किया और सभी के बीच में उनकी हत्या कर दी। इस हत्या को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि माओवादी जिस तरह से अपने आतंकी संगठन में किसी भी जो नक्सली जो मेल और फीमेल होते हैं उनके बीच में यदि प्रेम प्रसंग का मामला होता है या शादी करना चाहते हैं तो उन्हें वो शादी नहीं करने देते। इसके तमाम उदाहरण हमें पहले भी मिल चुके हैं। तमाम महिला माओवादियों ने आत्मसमर्पण करते समय बताया है कि कैसे बड़े माओवादी आतंकी नेता उनका शोषण करते हैं, शादी नहीं करने देते, प्रेम प्रसंग के मामले पर उन्हें अलग कर दिया जाता है या उन्हें मार दिया जाता है। कुछ यही घटना अभी हाल में देखने को मिली है जब एक महिला और एक पुरुष माओवादी को प्रेम प्रसंग के चलते उनकी माओवादियों ने हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो माओवाद की विचारधारा को छोड़कर अपना जीवन सरलता से और मुख्य धारा में जुड़कर जीना चाहते थे। इसके अलावा एक अन्य युवक की भी माओवादियों ने उस दिन हत्या की जिसके बारे में जानकारी अधिक नहीं मिल पाई है। इन हत्याओं के बाद माओवादियों ने कुछ दिन के बाद 2 और ग्रामीणों की हत्या की। मिली जानकारी के अनुसार ये दोनों ग्रामीण पहले माओवादी आतंकी संगठन से ही जुड़े हुए थे और उसे छोड़ चुके थे या छोड़ने जा रहे थे। अभी इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, लेकिन यह जानकारी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जिन 2 ग्रामीणों को माओवादियों ने मारा है वो दोनों पहले माओवादी आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। इसके बाद हाल ही में सोमवार के दिन माओवादियों ने एक और ग्रामीण की हत्या कर दी। अभी तक जो जानकारी सामने आई है हमारे बीच उसमें वह ग्रामीण बीजापुर में एक दुकान का संचालक था। उस दुकान पे वो कार्य करता था और जब वह रात्रिकालीन अपने घर में विश्राम कर रहा था, सो रहा था, उस दौरान बड़ी संख्या में माओवादी उसके घर पहुंचे और ज़बरदस्ती उसे खींच कर ले गए। उसके घर वाले विनती करते रहे कि उसे कुछ ना किया जाए, बावजूद इसके माओवादियों ने उस दुकान संचालक ग्रामीण की हत्या कर दी। बीते 1 सप्ताह में माओवादियों ने जिस तरह से इन 6 हत्याओं को अंजाम दिया है, इससे एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि माओवादी लगातार एक बार फिर सक्रिय हो चुके हैं और उनकी आतंकी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है। साल के शुरुआत से ही जिस तरह से माओवादी लगातार हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, इससे एक बात और यह समझ आती है कि वर्ष 2022 में माओवादियों ने किसी बड़ी घटना को या बड़े व्यापक स्तर पर आम जनमानस को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई है। इन सब के इतर जो सुरक्षा बल जो है, जो पुलिस है, वो उनका इन सब मामलों में विचार कुछ अलग है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक का कहना है कि माओवादी आतंकी संगठन के द्वारा जिस तरह से इन लोगों की हत्याएं की गई है, इसके पीछे उनका आपसी गैंगवार है। बस्तर के आईजी का कहना है कि माओवादियों के बीच गैंगवार शुरू हो गया है और पश्चिम बस्तर जो क्षेत्र है वहाँ पे यह ज़्यादा देखा जा रहा है। आपसी गैंगवार के चलते माओवादी एक दूसरे को मार रहे हैं। बस्तर पुलिस के आईजी का कहना है कि माओवादियों के जो अभी नए लीडर हैं इस क्षेत्र के, उनसे अपना कैडर नहीं संभल पा रहा है और इस वजह से ये गैंगवार की स्थिति बन गई है। इन सब के इतर बस्तर पुलिस का यह भी कहना है कि जो बस्तर है, लाल आतंक का जो गढ़ है, वहाँ पे माओवादी अपनी ज़मीन को खोते नज़र आ रहे हैं। वहीं उनकी बातों को काटते हुए एक रिपोर्ट आई है, एक जानकारी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन का माओवादियों ने बस्तर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया है और लॉकडाउन के चलते युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती करने का अवसर माओवादियों को मिला है।
माफ़ कीजिएगा, लॉकडाउन के कारण काफ़ी बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती माओवादी आतंकी संगठन ने की है। दरअसल इसके बारे में हमने नैरेटिव में पहले भी रिपोर्ट किया हुआ है। हमने नैरेटिव में रिपोर्ट करके आपको बताया था कि कैसे वर्ष 2020 में लॉकडाउन के दौरान जून के माह में माओवादियों के द्वारा एक बड़ा सम्मेलन बीजापुर और सुकमा की सीमा में आयोजित किया गया था। इस दौरान 10,000 के लगभग संख्या में स्थानीय ग्रामीण वहां पर पहुंचे थे। ये 4 दिनों का सम्मेलन था जिसे माओवादियों ने आयोजित किया था और पुलिस को इस बारे में जानकारी थी, इंटेलिजेंस इनपुट सामने थे, बावजूद इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। और इस कार्रवाई के नहीं होने के कारण माओवादियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि ठीक 15 दिनों के भीतर ही माओवादियों ने छत्तीसगढ़ की ही जमीन पर एक बार फिर अपने टॉप लीडरशिप की एक बड़ी बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने अपने नए लीडरशिप के लिए तमाम बैठक मंथन किया। ये सारी जानकारी मीडिया में भी थी, इंटेलिजेंस इनपुट भी आ चुके थे, पुलिस को भी इसकी जानकारी थी। बस्तर पुलिस ने इसकी पुष्टि की थी कि उन्हें इस बात की जानकारी थी, बावजूद इसके कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया और इसे छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की सबसे बड़ी नाकामी मानी जानी चाहिए और इसे बार बार इसे हैमर किया जाना चाहिए कि बस्तर पुलिस और छत्तीसगढ़ की जो भूपेश सरकार है उनकी नाकामियों की वजह से आज माओवादी बड़ी संख्या में आतंक फैला रहे हैं। यदि उसी समय माओवादियों के विरुद्ध बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे दिया जाता तो संभव है कि बड़ी संख्या में माओवादी मारे जाते। इन सब के अलावा जो एक और जो जानकारी सामने आई है छत्तीसगढ़ से, वह यह है कि बीजापुर में 3 लाख के एक इनामी माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। इस माओवादी के आत्मसमर्पण करने के बाद जो पूछताछ हुई है उसमें सामने यह जानकारी आई है कि टेकलगुड़ा में जो माओवादी आतंकी हमला हुआ था बीते वर्ष, उस टेकलगुड़ा हमले में यह जो माओवादी जिसने सरेंडर किया है वह एक मास्टरमाइंड में से एक था। इस टेकलगुड़ा हमले में सुरक्षा बल के 20 से अधिक जो जवान हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए थे और इस टेकलगुड़ा हमले में हिडमा का भी बड़ा हाथ था। इस टेकलगुड़ा हमले में शामिल रहे इस माओवादी के आत्मसमर्पण करने के बाद इसे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता बताई जा रही है। सुरक्षा बल और पुलिस के जवान लगातार इस माओवादी से पूछताछ कर रहे हैं और संभावनाएं हैं कि इससे पूछताछ में कई बड़ी अहम जानकारियां सामने आएंगी। इसके अलावा कांकेर जिस तरह से जो माओवाद से प्रभावित क्षेत्र है बस्तर संभाग के अंदर आता है, कांकेर से भी एक जो खबर सामने आई है कि वहाँ पर जो माओवादियों का भय है उसका फ़ायदा उठाकर जो भय का माहौल बनाकर और नकली फर्जी माओवादी बनकर लूटपाट करने पहुंचे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीणों ने पहले उन्हें पकड़ लिया, 3 आरोपियों को पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले किया है। वहीं 2 और अन्य आरोपी जो साथ में थे वो फरार हो गए हैं। इन सब के अलावा राजनांदगांव का जो अंदरूनी मानपुर क्षेत्र है, जो माओवाद से घोर माओवाद से प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर एक जमाने में मदनवाड़ा का बड़ा माओवादी हमला हुआ था, ऐसे क्षेत्र में सुरक्षा बलों की निगरानी और उनकी चाक चौबंद व्यवस्था के कारण ग्रामीणों के लिए सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क का निर्माण का कार्य आधे से अधिक पूरा हो चुका है और यदि एक बार यह सड़क बन जाती है तो आसपास के दर्जनों गांवों को इसका फायदा मिलेगा। अभी तक जो जानकारी सामने आई है, इस सड़क के आधे सड़क का निर्माण हुआ है, तब तक ही लगभग 5 से 6 बार सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच इस सड़क के आसपास में मुठभेड़ हो चुकी है। जैसा कि इस क्षेत्र पर मदनवाड़ा का जो माओवादी हमला हुआ था, ये माओवादी हमला 2009 में हुआ था, 12 जुलाई को। इस माओवादी हमले में राजनांदगांव के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे सहित 29 पुलिसकर्मी वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस जो हमले को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जताई गई, कई तरह के जांच हुए और इस घटना को लेकर एक एफआईआर मानपुर थाने में दर्ज हुई थी। अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि 15 जनवरी तक इसकी जांच को लेकर कोई नई रिपोर्ट सामने आ सकती है। हालांकि इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है कि जल्द ही हमें कोई रिपोर्ट देखने को मिल सकती है। यह पहला ऐसा आतंकी या माओवादी आतंकी हमला था जिसमें
एसपी स्तर के किसी अधिकारी की मौत हुई थी। इस माओवादी आतंकी हमले को छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े माओवादी आतंकी हमले में से एक माना जाता है, या पूरे हम कहें कि देश के सबसे बड़े माओवादी हमले में से एक माना जाता है। इस हमले के बाद काफ़ी बड़े स्तर पर क्षेत्र में भय का माहौल बन चुका था, क्योंकि जिले के एसपी की इसमें मौत हो गई थी। साथ ही 28 जो पुलिसकर्मी हैं वो बलिदान हो गए थे। और इसके बाद तमाम तरह की बातें सामने आई, लेकिन इस मामले को लेकर कोई व्यापक जांच नहीं हुई और कोई इस मामले पे कोई बड़ा रिटेलिएशन सुरक्षा बलों की तरफ से देखने को नहीं मिला। स्थिति यह है कि आज भी इस क्षेत्र में माओवादियों का आतंक बरकरार है। हालांकि माओवादी थोड़ा पीछे हट चुके हैं, थोड़ा बैकफुट पर आ चुके हैं, बावजूद इसके माओवाद से प्रभावित यह क्षेत्र माना जाता है। छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड में भी माओवादी आतंक अपने चरम पर पहुंच चुका है। जिस तरह जनप्रतिनिधियों, नेताओं और सुरक्षा बलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, इससे यह भी वहाँ पर समझ आ रहा है कि जो हेमंत सोरेन और कांग्रेस की गठबंधन की जो सरकार है वह माओवादियों को रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। वहाँ का प्रशासन भी कई तरह के दावे कर रहा है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रदेश में माओवादियों का आतंक बढ़ चुका है और सरकार पूरी तरह से मस्त है। जिस तरह से बीते सप्ताह में भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर माओवादियों के द्वारा आतंकी हमला किया गया, इस हमले में पूर्व विधायक बाल बाल बचे, लेकिन उनके 2 जो सुरक्षाकर्मी थे उन्हें माओवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। इन 2 सुरक्षाकर्मियों के मारे जाने के बाद पूरे क्षेत्र में माओवादियों के कारण भय का माहौल बढ़ चुका है। जो सारंडा से लगा हुआ जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पे पुलिस बल भी अलर्ट हो चुके हैं। शासन से निर्देश मिलने के बाद जो सारंडा के आसपास के 7 पुलिस थाने हैं उन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा जो 10 अतिरिक्त जो टीमें हैं पुलिसकर्मियों की, सुरक्षा बलों की, उन्हें तैनात कर दिया गया है और लगातार वो सर्च अभियान क्षेत्र में चला रहे हैं। दरअसल झारखंड में जिस तरह से माओवादियों को लेकर ऐसा माना जाता है कि सरकार काफ़ी सख्त रवैया अपना नहीं रही है, सख्त तरीके से निपटने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि माओवादियों के हौसले लगातार इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से गुमला में जो बॉक्साइट माइंस है उस क्षेत्र में माओवादियों का जो आतंक है वो एक बार फिर से देखने को मिला है। बॉक्साइट माइंस में माओवादियों ने अपने आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है और 27 वाहनों को आग लगा दिया। वहाँ पे निर्माण कार्य और माइंस के कार्य में लगे हुए 27 वाहनों और मशीनों को माओवादियों ने आग लगा दिया। इस जो घटना हुई है बॉक्साइट माइंस में, इसे झारखंड के इतिहास में वाहनों पर आगजनी माओवादियों के द्वारा किए गए में सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है। इस आतंकी घटना की जिम्मेदारी रविंद्र गंजू, जो कि कुख्यात माओवादी है, उसके दस्ते ने ली है। और इस घटना के लगभग 48 घंटों के बाद इस पूरे मामले पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। लगभग पुलिस से मिली जो जानकारी है उसके अनुसार 30 माओवादियों के खिलाफ इस आगजनी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और अब माओवादियों को घेरने के लिए पुलिस पूरी तरह से जुट चुकी है। इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम जो क्षेत्र है वहाँ पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच एक छोटी मुठभेड़ की जानकारी सामने आई है। वहाँ पर माओवादियों की उपस्थिति को देखते हुए सुरक्षा बल के जवान सर्च अभियान के लिए निकले थे। इसी दौरान जैसे सुरक्षा बल के जवान जंगल के अंदरूनी क्षेत्र में पहुंचे, माओवादियों ने उनके ऊपर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। माओवादियों की गोलीबारी का जवाब सुरक्षा बलों ने दिया और सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख माओवादी जंगल और पहाड़ी की आड़ लेकर भाग निकले। मिली जानकारी के अनुसार इस मुठभेड़ में किसी भी जान माल की हानि नहीं हुई है। गुमला के माइंस में जिस तरह से माओवादियों ने आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया है, उसके बाद एक जानकारी यह निकल कर आ रही है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि माओवादी किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर भाग निकलते हैं,
या हमने बस्तर के मामले में देखा है कि कई बार माओवादी बस्तर में किसी आतंकी घटना को अंजाम देकर धमतरी और गरियाबंद के रास्ते होते हुए उड़ीसा भाग निकलते हैं, या उड़ीसा में घटना को अंजाम देकर गरियाबंद और धमतरी के माध्यम से बस्तर आ जाते हैं, तेलंगाना चले जाते हैं। लेकिन इस मामले में जो गुमला में उन्होंने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है, इसके बाद यह देखा जा रहा है कि बिशुनपुर जो क्षेत्र है उसके अंदरूनी जंगलों में माओवादी भारी संख्या में मौजूद हैं। इंटेलिजेंस या गुप्त सूत्रों के हवाले से यदि हम बात करें तो यह जानकारी सामने आई है कि अंदरूनी जंगलों में बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी है। माओवादियों की उपस्थिति को देखते हुए सुरक्षा बलों ने जंगल में सर्च अभियान चलाया है। हालांकि सुरक्षा बल के जवान फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि माओवादियों ने पूरे जंगल में लैंड माइन्स बिछाए हुए हैं, और यदि किसी भी लैंड माइन्स की चपेट में सुरक्षा बल का कोई जवान आता है तो बड़े स्तर पर जान माल की हानि हो सकती है। ये बिशुनपुर क्षेत्र में बीते 2 दिन से हम देख रहे हैं कि माओवादी और सुरक्षा बल लगभग एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन किसी भी कदम को उठाने से पहले सुरक्षा बल के जवान काफ़ी बड़ी निगरानी रख रहे हैं और काफ़ी सतर्कता बरत रहे हैं। इन सब के अलावा जो रांची का धुरवा क्षेत्र है वहाँ से 3 माओवादियों की गिरफ्तारी हुई है। इन 3 माओवादियों की गिरफ्तारी से एक बड़ी जानकारी सामने है। दरअसल जिन 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से 50 लाख रुपए से अधिक की BMW कार और 15 लाख रुपए से अधिक की एक थार कार बरामद हुई है। 65 लाख रुपए से अधिक की कीमत की इन लग्जरी कारों की बरामदगी के बाद सवाल यह उठ रहे हैं कि जो माओवादी आतंकी संगठन गरीबों, वंचितों और वनवासियों की लड़ाई लड़ने की बात करता है, ये बात करता है कि हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम शोषितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो खुद ऐसी लग्जरी कार में अय्याशी कर रहा है और ऐसे लग्जरी कारों का उपयोग कर रहा है और गरीबों, वंचितों का नाम ले रहा है। इन 3 लोगों की जिनकी गिरफ्तारी हुई है, इनके पास से BMW और थार जैसी गाड़ियां बरामद हुई है। साथ ही इनके पास से 3.5 लाख रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये तीनों माओवादी PLFI जो प्रतिबंधित माओवादी आतंकी संगठन है उसमें सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे। इन तीनों से पुलिस ने पूछताछ की और पूछताछ के बाद धुरवा थाने के अंतर्गत ही एक और माओवादी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में कई तरह की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद एक अन्य माओवादी को ट्रेस किया जा रहा था और उसके पास कहा जा रहा था कि लेवी की बड़ी रकम मौजूद होगी, और जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से 61 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। मिली जानकारी के अनुसार उसने इन पैसों को अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग लोगों से लेवी वसूली थी। और यह भी जानकारी सामने आई है कि माओवादी आतंकी संगठन जो PLFI है वह ऐसी ही बड़ी लग्जरी गाड़ियों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में लेवी वसूली करते हैं। इसके अलावा 4 अन्य माओवादी जो दिल्ली से झारखंड जा रहे थे उन्हें बिहार में गिरफ्तार किया गया है। बिहार में इन 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन 4 के पास से भी लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई है। इन सब के अलावा चाईबासा पुलिस ने PLFI के 3 और माओवादियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों माओवादी लेवी के पैसे वसूल कर, जो PLFI का सुप्रीमो है, माओवादी आतंकी है दिनेश गुप्त, उस तक पैसे पहुंचाने का काम किया करते थे। इसके अलावा जो झारखंड का पलामू क्षेत्र है वहां पर एक माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा जो झारखंड के DGP है उन्होंने सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सूचना, एक बड़ी घोषणा की है कि यदि कोई पुलिस का जवान माओवादियों से लड़ते हुए माओवादी हमले में यदि बलिदान हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तो उसे 45 लाख रुपए की राशि या उसके परिजनों को 45 लाख रुपए की मुआवजा की राशि दी जाएगी। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह आई है कि झारखंड के जो 4 जिले हैं, चाईबासा, सरायकेला, गुमला और लोहरदगा, यहाँ पर माओवादी आतंकी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार इस क्षेत्र में माओवादी आतंकी सक्रिय हैं और बहुत से बड़ी बड़ी माओवादी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जो नक्सल्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, ये लोग लगातार ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं, सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं, जगह जगह मुठभेड़ हो रही है और लैंड माइन्स की चपेट
चपेट में आम जो ग्रामीण है वो आ रहे हैं। इसके अलावा एक जानकारी यह भी आई है कि जो 1 करोड़ का इनामी माओवादी अनल है वह झारखंड के अंदरूनी क्षेत्रों में अपने पूरे दस्ते को तैयार कर रहा है। उसे लगातार अपने दस्ते को मजबूत करने की जानकारी उसके द्वारा सामने आ रही है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अनल किसी बड़े घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इन सब के अलावा झारखंड में जिस तरह से माओवादी आतंकी घटनाएं सामने आ रही है उसे लेकर भाजपा ने कड़ा निशाना साधा है। भाजपा ने कहा है कि झारखंड की सरकार पूरी तरह से मस्त है, उसे आतंकियों को रोकने में कोई मतलब नहीं है, आतंकियों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो रही है। और इस झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है उसमें माओवादी आतंक काफ़ी बढ़ रहा है। इन सब के अलावा एनआईए ने भी माओवादियों पर कड़ा शिकंजा कसा है। एनआईए ने 9 माओवादियों की सूची जारी की है और उन पर 28.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। साथ ही बंगाल के माओवादी आतंकी छत्रधर महतो उसके विरुद्ध भी चार्जशीट दायर की गई है। इसके अलावा बिहार से भी माओवादी उन्मूलन के मोर्चे से खबर सामने आई है कि बिहार एसटीएफ के द्वारा 40 जो पुलिस के जवान हैं उन्हें तैयार किया गया है और माओवादियों से जो निपटने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग तेलंगाना में दी जाएगी और 2 महीनों तक यह प्रशिक्षण चलेगा। इस 40 लोगों के दल को माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा और माओवाद से निपटने की तमाम उन्हें गुर सिखाए जाएंगे। इसके अलावा गया और औरंगाबाद की सीमा पर सुरक्षा बलों एवं माओवादियों के बीच मुठभेड़ देखी गई। यह मुठभेड़ लगातार 2-2.5 दिन तक चलती रही। बीच बीच में रुक रुक कर गोलीबारी दोनों ओर से आती रही और जंगल में सर्च अभियान के दौरान हालांकि सुरक्षा बलों को कोई सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन माओवादियों को एक बड़ा झटका लगा है और इस जो पूरा बेल्ट है माओवादियों का, यहाँ से माओवादी बैकफुट पर हो रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड से एक बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड जो कि माओवाद से 14 वर्षों तक प्रभावित रहा वो अब पूरी तरह से माओवाद के प्रभाव से मुक्त हो चुका है। 24 से अधिक माओवादी लगभग इस दौरान पकड़े गए हैं उत्तराखंड में और उत्तराखंड के आखिरी माओवादी की गिरफ्तारी सितंबर 2021 में की गई थी। इस गिरफ्तारी के बाद एक भी माओवादी घटना उत्तराखंड राज्य में नहीं देखी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड माओवाद आतंकवाद के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। यह थी इस सप्ताह भर की तमाम माओवादी गतिविधियां, माओवादियों के द्वारा किए गए घटनाएं एवं जिस तरह से सुरक्षा बलों ने माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन चलाया, कहां कहां पर माओवादी आतंकी संगठन को झटका लगा, कहां पर सुरक्षा बलों को सफलता मिली और वो तमाम घटनाएं जो आपको जानना आवश्यक है। मैंने पिछले एपिसोड में भी यह कहा था, इस बार फिर से आपको कह रहा हूं कि माओवाद आतंकवाद हमारे देश की एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में बेहद कम लोग जानते हैं और इसे जानना बेहद आवश्यक है। जिस तरह से इस्लामिक टेररिज्म हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में देश को अंदर से खोखला कर रहा है, उसी तरह से ये माओइज्म टेररिज्म जो कम्युनिस्ट टेररिज्म है यह भी हमारे देश को भीतर से खोखला कर रहा है, हमारे देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। हमारे देश में सैकड़ों जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो हर साल माओवादी आतंकी गतिविधियों की वजह से वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, बलिदान हो जाते हैं और ये माओवादी आतंकी खुले में घूम रहे हैं। इनके उन्मूलन की बेहद आवश्यकता है। इनका उन्मूलन तभी होगा जब समाज इनके प्रति जागरूक होगा और इनके आतंक को समझेगा, शासन से प्रश्न करेगा, सरकार से प्रश्न करेगा और माओवाद उन्मूलन के नाम पर जनता जागरूक होगी। हमारा काम है कि माओवाद से जुड़ी तमाम घटनाओं को आप तक पहुंचाना, माओवाद से जुड़ी तमाम घटनाओं के बारे में जानकारी देना और माओवादी आतंक के बारे में जागरूक करना। द नैरेटिव की तमाम रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए, माओवादी टेररिज्म से जुड़ी तमाम घटनाओं को पढ़ने के लिए आप द नैरेटिव की वेबसाइट thenarrative.in विजिट कर सकते हैं। साथ ही हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए द नैरेटिव। धन्यवाद।